हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, ARO 2021 में अभी यूकेपीएससी ने एग्जाम करवाया है। तो उसी के 150 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना गाइस। इसमें सारे आपके जीएस, उत्तराखंड हिंदी और रीजनिंग सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। साथ ही जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो सब इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को गाइस सबसे पहले लाइक और शेयर कर दो। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो कौन सी पुस्तक है जिसमें वर्णन मिलता है मुगलों और चंदों का? आंसर हो जाएगा जहांगीरनामा। अब जहांगीरनामा एक बुक है। एक और बुक है जिससे आपको उल्लेख मिलता है मुगलों और चंदों का, तो वो आपको याद रखनी है। ये है आपकी शाहनामा। तो दो बुक कौन सी होगी? जहांगीर और शाहनामा, जिनसे कि मुगलों एवं चंदों के बारे में क्या पता चलता है? आपसी संबंधों का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बिसनी देवी स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल सही। 1930 में गाइज ये सबसे पहले क्या गई थी? जेल जाने वाली महिला है। बागेश्वर से इनका क्या है? संबंध है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता। दीपा देवी को ही गाइज आप किसके नाम से जानते हैं? पिंचरी माई के नाम से, ये आपने सुना होगा। तो ये भी क्या जाएंगी आपकी, जो शराब छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। तुलसी देवी का गाय जब 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, तो ये एक फाग गायिका थी। क्या है आपकी? ये फाग गायिका, पिथौरागढ़ से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? तो 1815 ईस्वी में युद्ध लड़ा जाता है गाइस, किस किस के मध्य में? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। और उसी के बाद आपकी संगौली की संधि होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, 1815 में जो कमिश्नर बनाया गया था वो बनाया गया था ई गार्डनर को। ई गार्डनर केवल एक साल भी नहीं, 9 माह तक क्या रहते हैं? ये आपके कुमाऊं के कमिश्नर रहेंगे। उसके बाद दूसरे जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विलियम ट्रेल। 1816 से लेकर के 1830 तक विलियम ट्रेल कुमाऊं के क्या रहते हैं? कमिश्नर। लूसिंगटन की बात करें, 1834 से लेकर 48 तक रहे थे गाइज। हेनरी रैमजे, जब 1857 की क्रांति हुई थी उससे जस्ट एक साल पहले कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं, और 84 तक यही रहेंगे आप। तो ये आपको पूरा क्रम बता दिया। आंसर क्या हो जाएगा? ई गार्डनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। अस्कोट पिथौरागढ़ में, ये भी सही है। पिंसर आपका अल्मोड़ा में पड़ेगा। सोना नदी वन्य जीव विहार गाइज, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ेगा पौड़ी गढ़वाल में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार गाइज कब निकला था? 1871 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1870 में क्या हुआ था? तो 1870 में हुआ था आपका डिबेटिंग क्लब की स्थापना। तो दोनों आपको याद रखना है। उसके एक साल के बाद जस्ट अल्मोड़ा अखबार को बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? तो ये किस वर्ष से स्थापित की गई थी गाइज? 1932 आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? तो चंपावत में श्यामला ताल आपका बिल्कुल। एक और याद रखना, अगर पूछता है आपसे झिलमिल ताल कहाँ है, तो श्यामला और झिलमिल ये दोनों आपकी कहाँ से आ जाएंगी? चंपावत से। तड़ाग ताल की बात करें गाइस, तो तड़ाग ताल पड़ेगा आपका अल्मोड़ा में। चोराबाड़ी ग्लेशियर की बात करोगे तो रुद्रप्रयाग में, और यहीं पर आपके क्या पड़ेगा? ये ताल भी पड़ेगा। इसी ताल को गांधी सरोवर या सरवदी ताल भी कहा जाता है। गांधी सरोवर या सरवदी ताल, चोराबाड़ी। डोडी ताल की बात करें गाइस, तो डोडी ताल आपका कहां पर पड़ता है? उत्तरकाशी जिले में पड़ेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली
स्वरोजगार योजना संबंधित है। तो सबसे पहले स्वरोजगार योजना किससे रिलेटेड है? पर्यटन से रिलेटेड। कब इसको स्टार्ट किया गया था? बहुत पूछता है आपसे। तो 1 जून 2002 को इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। टोटल ऋण कितना मिलता है, कितना कर्ज दिया जा सकता है इसमें? तो 40 लाख तक का कर्ज आप ले सकते हो। इसमें से गाइस जो 15 लाख रहता है ये आपका क्या करती है? सरकार राजकीय सहायता के रूप में देती है। मतलब 40 में से 15 नहीं देने हैं, जो बचा हुआ धन है वो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? देखो यमुना तो आपकी क्या कहलाएगी? ज्यादा फ्लो होगा नहीं। भागीरथी, अलकनंदा और पिंडर भी आंसर नहीं होगा। तो भागीरथी अगर देखेंगे उत्तराखंड में गाइस ये बहती है आपकी 205 किलोमीटर, जबकि अलकनंदा का जो प्रवाह होगा 195 किलोमीटर। दोनों देवप्रयाग में आएंगे और देवप्रयाग में क्या हो जाता है? इनका संगम। तो आंसर होना चाहिए आपका भागीरथी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा आपका? वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी। सोमचंद की बात करोगे तो इसने क्या किया था? चंद वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है गाइज, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1939 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। पूरी डेट आपको याद रखनी है, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में। और इसके जो मंत्री बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था गाइस? श्रीदेव सुमन को इसका मंत्री बना दिया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी ये काफी रोचक ढंग से हुई। देखो सबसे पहले क्या हुई थी? एक मीटिंग हुई थी आपकी। पूछता है किसके घर में हुई? तो श्याम चंद्र नेगी, ये देहरादून में पड़ेगा गाइज आपका। श्याम चंद्र नेगी जी के घर में क्या करते हैं? मीटिंग होती है और वहीं पर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो गढ़वाल राइफल्स की छावनी 1887 में स्थापित की गई। डेट क्या याद रखनी है आपको? 5 मई। ठीक है, कुछ बुक्स में गाइस 5 मई मिलेगा, लेकिन जो छावनी बनी थी ना वो छावनी बनाई गई थी आपकी 4 नवंबर को। पहले लैंसडाउन की स्थापना की जाती है 5 मई 1887 को, और 4 नवंबर 1887 को यहाँ क्या बना दी जाती है? छावनी। अगर पूछे किसके द्वारा बनाई गई तो आपको कर्नल का नाम याद रखना है, मैनवेरिंग। ठीक हो गया? मैनरिंग नाम के क्या थे? आपके कर्नल थे, इनके द्वारा इस छावनी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई? तो चाय की फैक्ट्री देखो 1843 की बात कर रहा है और ये कहाँ था आपका? पौड़ी में पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? गड़ोली। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर चाय से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखो आने वाले एग्जाम में सबसे पहले चाय की खेती 1824 में किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? बिशप हेबर के द्वारा। ये बिशप हेबर का नाम याद रखना है। अगर हम बात करें कुमाऊं में सबसे पहले कब स्टार्ट हुई, तो कुमाऊं में गाइस सबसे पहले 1835 में भीमताल के पास, ठीक है, इसकी क्या की गई थी? खेती की गई थी। गढ़वाल की अगर बात करें तो गढ़वाल में सबसे पहले कब आ गई थी गाइस? 1835 में ही। गढ़वाल में भी टिहरी गढ़वाल की बात आती है, ये यहाँ लगाया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? जिलाधीश, कलेक्टर, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर? तो गाइस उस समय क्या होते थे? डिप्टी कमिश्नर होते थे आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो कुटला भी होता है, हल भी है आपका, करबोजा भी है, लेकिन माया आपका कोई भी उपकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। देखो 1912 आया हुआ है, तो 1912 से आपको याद रखना है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो कब हुई थी? 1912 में। 1916 की बात करें गाइस तो तब क्या किया गया था? कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष
युद्ध में हराया गया? 1803, 1815, 1822, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, सबसे पहली बात समझो, प्रद्युम्न शाह 1803 कुड़बुड़ा के युद्ध में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। दूसरा, ब्रिटिश की सहायता उनके द्वारा कभी भी नहीं ली गई थी। ब्रिटिश और गोरखाओं के मध्य किसके द्वारा सहायता हुई थी? सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश की क्या ली थी? सहायता ली थी। उसके बाद 1815 में गोरखों को पराजित करते हैं, लेकिन प्रद्युम्न शाह की बात आई है तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? सबसे पहले पूछेगा मनाया कहाँ जाता है, तो अल्मोड़ा के द्वारा हाट में इसका क्या होता है गाइज? आयोजन होता है। इसी को श्यालदे भी बोला जाता है। श्यालदे भिखौती मेला अगर पूछे तो ये वही नाम है। कब मनाया जाता है? बैसाख। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इसका? करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देखो, तुंगनाथ और हल्द्वानी गलत हो गया, श्रीनगर और पौड़ी है, तो आंसर क्या है? उच्च स्थलीय जो पौध शोध संस्थान है ये श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था? तो अगर भूमि के बारे में देखो तो भूमि को 3 भागों में बांटा गया था गाइज। जो नदी घाटी है, जैसे ये नदी फ्लो कर रही है, नदी के पास वाली जो जमीन होती थी इसको बोला जाता था तलाऊ भूमि। कौन सी भूमि बोला जाता था? तलाऊ। और ये क्या होती थी? आपकी उपजाऊ भूमि होती थी। उपराऊ क्या होती थी गाइज? जो इसके ऊपर होगी, और ये असिंचित भूमि कहलाती थी। कैसी भूमि होती थी ये? असिंचित भूमि हो जाएगी आपकी उपराऊ। ईजर कैसी भूमि थी? जो आपकी जंगलों के बीच में या फिर आप कह सकते हो पथरीली भूमि को क्या कहा जाता था गाइज? इजराइन कहा जाता था। इजर लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम क्या है? इजराइन कहा जाता था। तो सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। असिंचित भूमि उपराऊ थी। और अगर पूछे सबसे उपजाऊ भूमि तो तलाऊ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए गाइस, 20 के बाद अब हम करेंगे 21 क्वेश्चन। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है, तो ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी होती है? आंसर हो जाएगा कैंसर का। पहला लिखा हुआ है पक्षियों का, तो पक्षियों के को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। पहला वाला हो गया आपका। ऐसे ही दूसरा देखो, कैंसर का मैंने बता दिया ऑन्कोलॉजी। स्तनधारियों का क्या बोला जाता है गाइज? मैमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, मैमोलॉजी। उसके बाद आपका मृदा का बोले, मिट्टी के टेस्ट को क्या बोलते हैं या स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है पेडोलॉजी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये पूछे हुए। अगला है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? देखो, डॉल्फिन वैसे आपने देखा होगा जल में रहती है तो आप मछली करोगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। डॉल्फिन एक प्रकार की क्या है? मैमल्स है। स्तनधारी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त ज्वर का संचारण होता है एडीज द्वारा, क्ल्यूकेस द्वारा, नर एनाफ्लीज द्वारा या मादा एनाफ्लीज? तो गाइस, जो पित्त ज्वर है इसे पीला ज्वर भी कहते हैं। ये किससे होता है? एडीज द्वारा। मादा एनाफ्लीज से मलेरिया फैलता है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? तो उड़ान रहित नहीं है का मतलब क्या है? कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते? तो आगे भी पूछ सकता है कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते, मैं बता दे रहा हूं आपको। एक होता है आपका कैसोवरी। ठीक है, कैसोवरी एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ऐसे ही आपका रिया एक पक्षी होता है गाइज। पेंगुइन होता है आपका। और उसके बाद देखेंगे तो पेंगुइन के साथ और क्या हो जाएगा? सारस क्रेन, एमू, कीवी। सॉरी, सारस क्रेन नहीं, ये तो क्या है? उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, एमू नहीं उड़ सकता, और कीवी भी आपका नहीं उड़ सकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन टीएनटी है, तो टीएनटी की फुल फॉर्म ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। ये होता क्या है गाइस? एक टाइप का विस्फोटक होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे ये क्या है, तो एक टाइप का ठोस पदार्थ, और इसका कलर कैसा होगा? येलो कलर का ये बनाता है, होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह है, तो सबसे पहले जो हमने गाइस भेजा था उपग्रह वो क्या था आपका? आर्यभट्ट था। अगर पूछे डेट, आर्यभट्ट को हमने लॉन्च कब किया था? तो 19 अप्रैल
ठीक हो गया। 19 अप्रैल 1975 को इसको क्या किया गया था, भेजा गया था। ये भारत से नहीं भेजा गया था, इसको भेजा गया था गाइज रूस से। और रूस की जो आपकी स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, इंटरकॉस्मोस। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, इंटरकॉस्मोस से इसको क्या किया गया था, भेजा गया था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग है। तो दात्र कोशिका होता क्या है गाइज, सीकल सेल एनीमिया भी कहते हैं इसे। तो सीकल सेल एनीमिया क्या होता है, जब आपका लाल रुधिर कणिकाएं, या आप बोल सकते हो रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष की इसमें क्या होता है, आरबीसी में कमी, अगर आरबीसी में कमी हो रही है तो तब ये आपका क्या होता है, रोग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बात कब की चल रही है, 1947। और 1947 में गाइज जेबी कृपलानी आपके क्या थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहां से आपको याद रखना है, अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1885 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। तो इंटेलिजेंसी का जनक बोला जा रहा है चार्ल्स बेबेज। इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर पूछे आपसे कंप्यूटर की स्थापना किसने की थी, या कंप्यूटर किसने बनाया था सबसे पहले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें ली डी फॉरेस्ट, तो ली डी फॉरेस्ट का नाम क्यों याद रखना है आपको, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रेडियो बोलो या फिर जो भी आप वीडियो बनाते हो ना, वीडियो में जो ऑडियो डाली जाती है वो सबसे पहले किसके द्वारा डाली गई थी, फॉरेस्ट के द्वारा डाली गई थी। साउंड इन फिल्म रिकॉर्डिंग ये भी कह सकते हैं। जॉन मैक कॉर्थी की बात करें गाइज, तो इनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद जेपी एकर्ट का नाम तो याद रखना है गाइज, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1946 में पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्यों सबसे पहले किसने बनाया पूछता है, तो ईकर्ट का नाम आएगा। कब, 1946। तो 4 के 4 ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। इन फ्यूचर अगर एग्जाम में पूछता है तो ये पूछेगा। अगला है, डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये खोजा गया था गाइज एलिक जेफरीज। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोरोना वायरस को अपना नाम कहां से प्राप्त हुआ। एक्चुअली जो कोरोना है, कोरोना क्या है, एक टाइप का ताज है, और ये जो ताज है ना, इसको इटालियन में क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, इसीलिए इसको कोरोना नाम पड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। देखो सुदर्शन झील, अगर शासक की बात आए तो शासक में जो नाम आता है गाइज, ये आता है मौर्य वंश का संस्थापक, और उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके शासन में एक सामंती राजा हुआ करता था, पुष्यगुप्त। इसी के द्वारा इस सुदर्शन झील को क्या किया गया था, बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। देखो घोड़ा, हाथी और शेर ये तीनों अंकित हैं, लेकिन जो गैंडा है वो अंकित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में आयोजित की गई। बौद्ध संगति से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है। अगर पहले की बात करो, देखो पहला कैसे याद रख सकते हो, वर्णमाला में सबसे पहले अ आता है, और अजात शत्रु आपका क्या हो जाएगा पहला। हालांकि अशोक से भी बोलोगे आप, लेकिन पहला क्या है अजात शत्रु। क्यों, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में अजात शत्रु पहले आएगा, अशोक उसके बाद आएगा। कब हुई थी अगर पूछता है तो 483 बीसी, 483 बीसी में पहली। स्थान अगर पूछता है गाइज तो राजगृह में की गई थी, और इसका जो अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया था, महाकश्यप को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति होती है, और दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम में होती है। कहाँ होती है, जगह पूछता है आपसे तो वैशाली में इसका आयोजन किया गया था। 100 साल बाद
देखो 483 है ना, तो उसके बाद 100 इसमें क्या करोगे, 383 हो जाएगा। और ये कब चल रहा है, अभी भी बीसी। अगर पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सब्बा कामी को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये पूरा लिख दिया मैंने। तीसरी बौद्ध संगति किसके टाइम पर हुई थी, अशोक के टाइम पर हुई थी। हुई कहां पर थी गाइज, ये होगी आपकी कुंडल वन में। कहां पर हुई थी, कुंडल वन में नहीं, कुंडल वन में चौथी होगी ना। ये होगी आपकी पाटलिपुत्र, क्योंकि अशोक कहाँ था, पाटलिपुत्र का शासक था, वही उसकी राजधानी थी। ईयर पूछता है तो 255 बीसी में आपका क्या हुआ था, इस तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन। और अध्यक्ष कौन बनाया गया था इसका, मोगलीपुत्र इसका क्या था गाइज, अध्यक्ष। लास्ट बच गई आपकी चौथी कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क के टाइम पर हुई कब थी, तो लगभग ये हो जाएगी आपकी पहली सेंचुरी के आसपास। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वसुदेव। बहुत पूछता है चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो वसुदेव था। यहीं से आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक था हीनयान और दूसरा कौन सा था, महायान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला है मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंध सभ्यता की तिथि थी। देखो अगर हम प्रमाणिक तिथि की बात करें तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। ये आपकी जो तिथि है ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से है। जो कार्बन डेटिंग क्या होती है, पुराने जीवाश्मों से पता चलता है कि ये कितना पुराना होगा। लेकिन हमसे बात कर रहा है स्टुअर्ट पिगट, तो स्टुअर्ट पिगट के अनुसार 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे, तो गाइस प्रबंध चिंतामणि एक बुक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, मेरुतंग। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी किसने है, आगे आपसे ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है विल्फ्रेड साफ। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं गाइस, ये लिखा हुआ है विल्फ्रेड एच साफ के द्वारा इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। कहाँ की बात बताती है, जो यूनानी लोग थे ना, यूनान के इतिहास के बारे में इस बुक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय गाइस देखो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अभी मैंने आपको बताया था 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे हुई थी पूछता है, तो मुंबई में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। लॉर्ड डफरिन, देखो जो डफरिन था ना, ये आपका वायसराय कब बनता है, ये बनेंगे वायसराय 84 में। 1884 से लेकर 4 साल तक ये काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थापना की किसने थी, तो ए ओ उनका नाम याद रखना है। अगर पूछता है भारतीय लोगों का नाम बताओ, तो दादा भाई नेरोजी और दीनसा वाचा, इन दो लोगों का नाम आएगा। दीनसा वाचा ने क्या किया था गाइज, आपका आईएनसी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो बात चल रही है आपकी गदर पार्टी। देखो 1911, 1914, उसके बाद 1918, 13 या फिर 1916। 1913 में गदर पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, इसके द्वारा अगर नाम पूछता है आपका, तो नाम आ जाएगा हरदयाल सिंह जी। अगला क्वेश्चन है गाइज, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना दिया गया था, एक एक्ट लाया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1878 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछे किसने लागू किया, तो लिटन ने इसको लागू किया था। एक्चुअली था क्या, सोम प्रकाश एक पत्र था, उसके खिलाफ इसको क्या किया गया था, मेनली सोम प्रकाश नामक पत्र पर इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। उसके बाद इसको फिर वापस से बंद कर दिया गया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा बंद किया गया पूछता है, तो रिपन ने इसको क्या किया था, बंद किया था। तो दोनों चीजें याद रखो, लिटन 1878 में इसको स्टार्ट किया और 1882 में रिपन ने इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो 4 के 4 सन लिखे हुए। 1930 की बात करेगा तो 12 मार्च
1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ था, दांडी मार्च निकाली गई 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी के द्वारा। 1931 में क्या हुआ था गाइज, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1932 से आपको क्या याद रखना है, ये हुआ था पूना पैक्ट। कौन सा गाइज, पूना समझौता कहा जाता है इसे। तो ये तीनों आपको क्या करना है, याद। 1935 से याद रखना आरबीआई की क्या हुई थी, स्थापना। आरबीआई इस 1935 एक्ट के तहत आया। अगला है आपका संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो संगम साहित्य क्या है, जितने भी तमिल के आपके जो तमिल के बारे में हमें जानकारी बताते हैं, साउथ के वंशों के बारे में जानकारी बताते हैं ना, वो आपके सब संगम साहित्य के अंदर आ जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था। तो मुस्लिम लीग बनी कब थी, 30 दिसंबर 1906। याद रखो, कांग्रेस 28 दिसंबर को बनी थी और मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना। कहां पर, वर्तमान में बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। स्थापना की बात करेगा इस तो 3 लोगों का नाम आएगा आपका। एक आ जाएगा आगा खां, दूसरा आपका मोहम्मद अली जिन्ना, और तीसरे कौन थे, ख्वाजा सलीमुल्लाह। तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये तीनों का नाम याद रखना है। इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन देगा उसका क्या कर दोगे आप, करेक्ट। अगला है महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था। तो अश्वघोष से सबसे पहले तो अश्वघोष की एक प्रसिद्ध रचना है जो है आपकी बुद्ध चरित्रम। क्वेश्चन बहुत पूछता है, बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है। किसके दरबार में थे गाइस, ये समकालीन किसके थे, तो कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। पूरा का पूरा जितने भी और डिटेल्स भी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। तो ये एक ही है जो पाकिस्तान को अलग राज्य बनाना देश बनाना चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है। देखो लोदी, तुगलक और इल्तुतमिश ने नहीं लिखी है। फिरोज तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता है लिखी क्या गई थी गाइस, तो कौन सी थी, फतेह फिरोज शाही। नाम याद रखना है आपको, फतेह फिरोज शाही एक आत्मकथा है जो कि फिरोज तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की। इंडिया हाउस क्या था गाइस, एक टाइप का आपका हॉस्टल था। जो भी इंडियन पढ़ने के लिए इंग्लैंड में जाते थे उनके लिए एक हॉस्टल खोला गया था, और ये किसके द्वारा खोला गया था, श्यामजी कृष्ण के द्वारा। इसी के तर्ज पर यहीं पर आपको याद रखना है, देखो 1905 सबसे पहली बात खोला कब था, 1905 में खोला था। इन्होंने ही यहाँ क्या किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्वेश्चन अगर पूछते इंडियन होम रूल सोसाइटी किसके द्वारा खोली गई, तो ये भी किसके द्वारा खोली गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। डेट कब है दोनों की, 1905 ये खोली गई थी गाइस, इंडियन होम सोसाइटी फैब में। और इसके बाद जुलाई में ये क्या कर देते हैं, इंडिया हाउस नाम से एक हॉस्टल खोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड से, 5 सीटें हैं। नाम पता होना चाहिए आपको। पहली सीट आ जाएगी आपकी अल्मोड़ा की, और ये क्या है गाइस, आपकी रिजर्व है, ठीक है। दूसरा आपका एक गढ़वाल वाली सीट आ जाएगी, फिर एक टिहरी गढ़वाल वाली सीट आ जाएगी, उसके बाद आपका एक सीट आ जाएगी हरिद्वार वाली, और लास्ट सीट कौन सी आ जाती है, नैनीताल उधम सिंह नगर। तो ये 5 की 5 आपको पता भी होनी चाहिए कौन सी सीट लोकसभा की है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को या स्पीकर को। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बात करें जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद को शपथ जो दिलाने का काम करता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसके बाद अगर कोई भी आपका फेरबदल होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति आपका क्या होगा, करेक्ट। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, वो केवल प्रमुख होता है मंत्रिपरिषद का। जो भी चीजें होंगी, कुछ भी करना है तो अंतिमतः वो निर्णय किसका होगा,
राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर पूछता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो सामूहिक रूप से ये संसद के प्रति क्या रहती है, उत्तरदायी रहती है। अगर पूछे मंत्री परिषद का केवल एक मंत्री की बात करें, इंडिविजुअल जो मंत्री है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति क्या रहता है, आपका उत्तरदायी रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और राष्ट्रपति से याद रखना है आपको क्या गाइस, राष्ट्रपति जो है वो प्रथम सत्र को बुलाता भी और सत्र को क्या करेगा, खत्म भी करेगा। लेकिन अगर बीच में पूछे, बीच में अगर उसको रोकना है, कोई भी कार्यवाही है, तो उसका काम किया जाता है स्पीकर के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा। तो 2AP किससे रिलेटेड है गाइस, ये हमारा फाइनेंस से है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता है पार्ट कौन सा है, तो भाग आपका आ जाएगा 12। ऐसे ही देखो निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है ना, इलेक्शन कमीशन के लिए बनाया गया है, आर्टिकल नंबर 324 कौन से भाग में आता है, देखो वित्त में 12 में आया था, तो उसके बाद 15 कौन सा है आपका, भाग की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 से लेकर के 323 तक का जो आर्टिकल आता है, ये किसके अंदर आता है, लोक सेवा आयोग। भाग पूछता है आपसे, तो भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 14। तो तीनों हो गए ना, देखो 12 वित्त आयोग, 14 आपका क्या हो जाएगा, लोक सेवा आयोग से, 15वां आपका किससे हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग के इसी के अंदर, लोक सेवा आयोग के अंदर ही आ जाएगा, 315 से 323। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल लोकसभा द्वारा, बिल्कुल गलत। लोकसभा का उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। संसद के लिए सभी सदन द्वारा नहीं। देखो जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो अगर इसको हटाना है तो इसकी कार्यवाही या प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा गाइज, करेक्ट आंसर होगा। अच्छा यहीं से ये देख लो, संसद, उसके बाद आपका राज्यसभा और उसके बाद आपका क्या आता है, लोकसभा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इनके आर्टिकल बताओ। तो संसद का आर्टिकल 79 है, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81। एक सीक्वेंस में है, सबसे पहले संसद होगी, संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, तो भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं गाइज, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर। आप मुझे बताओ वोटर्स डे कब मनाया जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, डेट से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है। अब बात किसकी चल रही है, राष्ट्रपति के इलेक्शन। तो देखो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ना, ये सबसे पहले तो आर्टिकल 52 में बताया गया है, देश का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। एकल मत संक्रमण, ठीक है, जो नाम है गाइस, इसका नाम मतलब कौन सी प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, तो उसका पर्टिकुलर नाम क्या है आपका, एकल संक्रमणीय मत। क्या है गाइस, एकल संक्रमणीय मत। उसके बाद क्या है, देखो इसमें नई चीज है जो आपको बता रहा हूँ, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें एक तो संसद के सदस्य भाग लेते हैं, और उसके बाद जो राज्य में चुने हुए होते हैं, तो यहाँ पर 2 कलर के गाइस क्या किए जाते हैं, पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है। एक होता है हरा और एक होता है आपका गुलाबी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति के चुनाव में कितने कलर के पैम्पलेट्स का यूज किया जाता है, 2, हरे और गुलाबी कलर। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर कोई विवाद हो रहा है तो ये विवाद निपटाया कहाँ जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगर पूछता है राष्ट्रपति का चुनाव करवाया किसके द्वारा जाता है, तो जो हमारे चुनाव आयुक्त है या जो इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है। अगला प्रश्न है गाइज, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था जो पूना पैक्ट आया था, ये कब आया था आपका 1932 में, और एक ही ऑप्शन है आपका 1932 का, ऑप्शन नंबर सी 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट नर्मदा जेल पर, पता है आपको, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्या होता है, साइन होता है। अच्छा नर्मदा जेल पुणे में पड़ती है, ये आपको यरवदा जेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
साथ ही इसी जेल से महाराष्ट्र पहला देश का हमारा राज्य बन चुका है जिसने जेल को पर्यटन के रूप में क्या करेगा, विकसित करेगा। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन शुरू कब से हुआ था? तो ये सितंबर 1920 से इसको स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है गाइस, चोरी चोरा कांड हो जाता है और फिर 1922 में इसको क्या कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छा देखो यहाँ 1931 आया हुआ है, तो अभी बताया मैंने 1931 में इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1927 की बात करें तो 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन पूछता है साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में क्या हुआ था, भारत में आया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखो पहला 1757 लिखा हुआ है, तो 1757 की जो लड़ाई है ये कही जाती है प्लासी का युद्ध। 1761 क्या है आपका, ये आपका युद्ध किस किस के बीच हुआ था, अब्दाली था और दूसरी तरफ से मराठाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था, सदाशिव के द्वारा किया जा रहा था। 1764 की बात करोगे तो ये युद्ध कौन सा था आपका, बक्सर का युद्ध था। ऐसे ही 1769 की बात करते हैं गाइज, तो ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, मतलब अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के मध्य क्या था, युद्ध था। तो 4 के 4 बता दिए। 1761 वाला कौन सा है, पानीपत का तृतीय युद्ध था, किस किस के बीच लड़ा गया था, अब्दाली और आपका मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठे क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। अब्दाली था कहाँ का, तो ये अफगान शासक था। अगला प्रश्न है, देखो ये आपका आगे 56, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था, देखो जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्वेश्चन पूछे कब हुआ था, 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978। और ये क्यों इंपोर्टेंट है गाइज, क्योंकि इसी में आपका जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या कर दिया गया था, मूल अधिकार से हटा दिया गया और फिर इसे बोला गया कि संपत्ति का अधिकार केवल कैसा अधिकार रहेगा, कानूनी अधिकार रहेगा या विधिक अधिकार रहेगा। 41वां संविधान संशोधन ये आपका 1975 में। 39वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये भी आपका 1975। 42वें संविधान संशोधन से एक चीज और याद रखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, ये संविधान में जोड़े गए थे 1976 में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि इनको 1976 में जोड़ा गया है। अगला है, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। तो गाइस हरित राजमार्ग नीति क्या है, जितने भी हमारे रोड के साइड पेड़ को लगाने से था, इसको स्टार्ट कब किया गया था, 2015। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वालों के लिए भी, कौन सा अभी वित्त आयोग चल रहा है, 15वां। फाइनेंस कमीशन 15th है और एनके सिंह इसके क्या है गाइज, अध्यक्ष है। व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक, तो ये क्या पूछ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा रैंक है आपकी, इंडिया की। तो गाइस इंडिया की रैंक है 63। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी वो जाना जाता है पंप प्राइमिंग। देखो पंप प्राइमिंग क्या होता है, जब कोई भी इकोनॉमी क्या हो जाती है, उसका रिसेशन हो जाता है, मतलब वो नीचे आ जाती है, तो उसके बाद सरकार के द्वारा स्टेप्स उठाए जाते हैं जिससे कि इस इकोनॉमी को क्या किया जाए, ऊपर उठाया जा सके। तो इस ऊपर उठाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टेक्निक को बोला जाता है पंप प्राइमिंग। ट्रिकल डाउन क्या होता है, अगर कभी भी लग रहा है कि हमारे जो किसी भी देश की जो हमारी इकोनॉमी है वो हर क्षेत्र में क्या हो रही है, डाउन हो रही है, सभी क्षेत्रों में अगर इकोनॉमी डाउन हो रही है तो इस शब्द को पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, ट्रिकल डाउन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यही पूछ रहा है। देखो यह धारणा की आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी, मतलब
जो इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, फॉल हो रहा है इकोनॉमी का, और हर फील्ड में, ऐसा नहीं है कि एक या दो फील्ड में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस होती क्या क्या है ये देख लो। वाटर वेपर अगर पूछता है आपसे, जलवाष्प आपकी क्या होती है, एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ऐसे ही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका O3, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई आपकी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ओजोन बताई थी, ये सब सारी, मीथेन, CH4 भी क्या होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑक्सीजन आपकी क्या है, ये नहीं है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, 2020-21 के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? देखो कौन सा पूछ रहा है, 2020-21, 17.8% कब थी, ये आपकी थी 2019-20 में। अगर पूछता है 19-20 में बताओ जो हमारा GDP है उसमें कृषि का हिस्सा कितना था, तो तब आप बोलोगे 17.8। लेकिन उसके बाद पिछले 12 से 20 सालों के बीच में सबसे अधिक कृषि का योगदान रहा है, ऑप्शन नंबर बी 19.9%। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए थे उसके एक वर्ष के बाद 25 जून 2015 को उन्होंने क्या कर दिया था, स्मार्ट सिटीज मिशन को घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो अगर 2020-21 की बात करेगा इस तो 2 पॉइंट्स है, ठीक है, 2020-21 में ये 3.5 आका गया था लेकिन 3.0 हुआ। अब 2021-22 पूछा गया है, तो अभी 2021-22 का जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया जा रहा है 7% के आसपास राजकोषीय घाटा होगा इंडिया को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है, तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है वो किसको देते हैं, आपका राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं? बात किसकी चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष। देखो 62 वर्ष किसकी होती है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो कितनी होती है, 62 ईयर। लेकिन उच्चतम पूछा है तो आप बोलोगे 65 ही। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो गाइस जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कितने मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। लोकसभा में पूछे तो लोकसभा में पहले करते थे कितने, तो एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था, नामित किया जाता था। लेकिन उसके बाद 2019 में अभी एक कानून या अधिनियम पारित किया गया है कि लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सीट्स को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अगला है गाइज आपका, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? देखो इटली, फ्रांस और लीबिया ये तीनों आपका भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन जर्मनी आपका भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो देखो लिपुलेख अगर बात करोगे तो ये पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता है, चाइना से जोड़ता है। माना पास की बात करोगे तो चमोली को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से। सीप किला क्या है गाइस, ये भी आपका तिब्बत को कनेक्ट करता है लेकिन हिमाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से नहीं लगती है। देखो पश्चिम बंगाल में याद रखो, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है ममता बनर्जी की है, MAMTA। तो M से क्या हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम ऐसा राज्य है जो कहां से सीमा बनाता है, हमारी बांग्लादेश। ए से देखोगे तो ए से आपका आसाम हो जाएगा। एम से बात करेगा तो एम से आपका मेघालय हो जाएगा। फिर टी से त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद ए से फिर से क्या आ जाएगा, आसाम, क्योंकि आसाम जो है ये 2 बार बाउंड्री को क्या करता है, शेयर करता है। फिर मैंने बोला ममता है कहाँ की, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल पे 1 2 3 4 और एक पश्चिम बंगाल 5। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर पूछता है
भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो, मणिपुर, मणिपुर के साथ सीमा नहीं साझा करता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। मणि जो है वो भारत के पास है और किसी के क्या है, बांग्लादेश को नहीं दी जाएगी, तो मणिपुर करेक्ट आंसर। अगला है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो गुजरात में सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान, फिर त्रिपुरा भी आ जाएगा क्योंकि नीचे आपका ये आएगा। अरुणाचल प्रदेश ऊपर आ जाता है आपका, तो अरुणाचल के साथ सीमा नहीं बनेगी। अरुणाचल से याद रखना गाइस, भारत का सबसे पूर्वी जिला, सॉरी पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे ही गुजरात क्या है? सबसे पश्चिमी राज्य। अगला क्वेश्चन है, लेपचा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो आपका जो सिक्किम वाला इलाका है, इस रीजन में, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य है ना, 7 सिस्टर्स जिनको जानते हो आप, वहीं ये जातियां, जनजातियां पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? मतलब रेलों, जो आपकी रोड है ना, और रोड की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? तो ये वही है जो आपका सबसे ज्यादा साक्षर जिला, साक्षर राज्य है। आंसर क्या हो जाएगा? केरला आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेधी चट्टान से संबंधित है? तो कोडुराइट गाइस, इसका संबंध है आपका मैंगनीज से। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। मैंगनीज Mn से इसको क्या किया जाता है, सो किया जाता है। लोहा आपका Fe होता है और कॉपर आपका क्या हो जाता है, Cu हो जाता है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? तो हीराकुंड महानदी के किनारे है। अगर पूछता है राज्य बताओ, तो राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है गाइस, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना इन द सेंस, पहले हमने क्या बनाया था, एक हरिके बैराज, हरिके बैराज की स्थापना की गई थी। फिर यहीं से क्या किया गया, इससे पानी को छोड़ा गया इंदिरा कैनाल। हरिके बैराज बनाया कब था? 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों नदी से जल आपका कहाँ जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। ऑप्शन नंबर डी, और ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान स्थान जो आपका संस्थान है, इसकी स्थापना कब की थी पूछता है। तो 30 नवंबर 1997 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक साझेदार है? देखो, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे ज्यादा हमने निर्यात कहां से किया है, तो निर्यात के मामले में यूएसए सबसे पहले आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लगभग 52.43 यूएस डॉलर जो है हम क्या करते हैं गाइस, निर्यात करते हैं। अगर यहीं पर पूछता आपका आयात, तो आयात सबसे ज्यादा किसके साथ है हमारा, चाइना के साथ। तो दोनों आपको याद रखने हैं। आयात हम जो चाइना से करते हैं लगभग 70 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास करते हैं आयात चाइना, और निर्यात क्या हो जाएगा आपका, यूएसए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है गाइज, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में कौन सी शीत धारा नहीं है? शीत धारा का मतलब ठंडी धारा नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, कैलिफोर्निया ये आपकी गर्म है, ऐसे ही ओयो सीवो धारा ये भी आपकी गर्म जल धारा है। वेनेजुएला धारा ये भी आपकी गर्म है, लेकिन नहीं, ये कैलिफोर्निया ठंडी होगी ना, गर्म, हाँ ठीक है, ये भी गर्म है। वेनेजुएला भी क्या है, गर्म है। गाइस कैलिफोर्निया आपके ऊपर को आएगी, जब भूमध्य रेखा सागर से ऊपर जाती है तो ठंडी होती है ना, गर्म से गर्म होती है, ठीक हो गया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पहली वाली भी ठंडी है आपकी, कैलिफोर्निया ठंडी होती है। ओवासिवो धारा ये भी आपकी ठंडी है। वेनेजुएला धारा ये भी क्या है, आपकी ठंडी है। लेकिन जो नॉर्वेजियाई धारा है ये कैसी जलधारा है, आपकी गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। शीत धारा नहीं है, ये पूछा गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
देखो 80 तक कर चुके गाइज। भारत की किस कंपनी ने कोवोवैक्स का उत्पादन किया है? एक्चुअली देखो कोवोवैक्स अभी इन्होंने रिलीज नहीं की हुई है, लेकिन ये क्या है मार्केट में आने वाली है। तो कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इससे पहले एक वैक्सीन और बनाई है, उसको क्या बोला गया है? कोविशील्ड। अगर पूछता है कोविशील्ड किसने बनाई, तो सीरम इंस्टीट्यूट। ऐसे ही भारत बायोटेक ने कौन सी बनाई है गाइस? भारत की स्वदेशी वैक्सीन, और उसका नाम है कोवैक्सीन। दोनों याद रखनी है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, कोविशील्ड और कोवोवैक्स ये दोनों किसकी है? सीरम इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो सरस्वती पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था 1991 में। किसको दिया गया सबसे पहला पुरस्कार? हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखो 29वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया गाइस, ये दिया गया वासुदेव मोही को। और वासुदेव मोही की कौन सी बुक है? चेक बुक इनकी एक बुक है, इसी के लिए इनको क्या दिया गया? 29वां। अब प्रश्न आपसे पूछेगा 30वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो 30वां सरस्वती सम्मान आपको याद रखना है शरण कुमार लिम्बाले। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 30वां कौन सा है? शरण कुमार लिम्बाले। और शरण कुमार लिम्बाले को किस रचना के लिए दिया गया है पूछता है, तो इनकी पुस्तक का नाम है सनातन। सनातन रचना के लिए शरण कुमार लिम्बाले, इनको क्या दिया गया है गाइस? 30वां सरस्वती पुरस्कार। अगला, दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं कौन से हैं? तो मैत्री सेतु पुल ये जोड़ता है आपको भारत के बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। भारत की भी बात करें तो त्रिपुरा वाला इलाका आएगा, और बांग्लादेश का आपका क्या पड़ जाता है गाइज? चिटगांव पड़ जाता है, चिटगांव जो आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, त्रिपुरा को चिटगांव से जोड़ता है। कितने लंबा है? 1900 मीटर लंबा, या आप बोल सकते हो 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल है। कौन सी नदी के किनारे है? तो फैनी नदी के किनारे बना है। कौन सी नदी? फैनी नदी के किनारे बनाया गया है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? देखो आईएमएफ से आपसे सबसे पहले इसके स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हुआ क्या था गाइस? जुलाई 1944 में क्या हुआ था आपका? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसी में बोला गया कि एक आईएमएफ की क्या करनी चाहिए? स्थापना। उसके बाद आपका दिसंबर 1945 में इसकी क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। अगर पूछे योजना कब बनी थी? 1944 में। स्थापना हुई कब? 1945 में इसकी स्थापना कर दी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो कितने इसके सदस्य देश थे? 44 आपके इसके सदस्य देश थे। भारत भी उसमें से क्या था? एक था। टोटल कंट्री कितनी है अभी आईएमएफ में? तो 189 कंट्री किसके अंदर आती है? आईएमएफ के अंदर। 2019 में गाइस क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2021 में अभी थॉमस बैच का क्या हो रहा था? कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें 2025 तक फिर से क्या कर दिया गया है? ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगर बात करें ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी पूछता है आपसे, तो ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी गाइस 1984 में। ठीक हो गया, 23 जून 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद पहली बार एथेंस में जो गेम खेले गए थे वो 1986 से खेले गए थे। कब से खेले गए थे? 1990 उल्टा बोल दिया है तुमने। ये कब होगा? क्योंकि 1800 में हो चुका था ये। तो 1894 में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1896 में क्या खेला गया था गाइज? एथेंस में सबसे पहले गेम खेले गए थे। अगर पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? लुसाने में इसका हेडक्वार्टर। और लुसाने कहाँ पर पड़ेगा आपका? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। वर्तमान की बात करें गाइज, जो 2020 के ओलंपिक हैं ये कहाँ हो रहे हैं? तो टोक्यो में हो रहे हैं। 23 जुलाई से स्टार्ट हुए और अगस्त तक चलेंगे, 8 अगस्त। उसी के बाद चलो ये हो गया टोक्यो अगस्त। अगला है आपका, अच्छा ये ऊपर का है टोक्यो, आप ये देख लेना 2020 के जो ओलंपिक हो रहे हैं ये उसका है, ठीक है।
फिर है आईपीएल 2020 को किसने जीता, तो आईपीएल 2020 मुंबई इंडियंस ने इसको जीत लिया है। और सबसे ज्यादा खिताब किसके है पूछता है, तो मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा आईपीएल को क्या किया है, जीता है। अगला प्रश्न, 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुईस ग्लूक किस देश से है, तो लुईस ग्लूक किस देश से है गाइस, ये आपके पढ़ेंगे यूएसए, न्यूयॉर्क से इनका क्या है, संबंध है, कवयित्री है। इनको क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार 2020 साहित्य के क्षेत्र में। 2020 में भारत का सीएजी किसको नियुक्त किया गया, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल आता है गाइज आर्टिकल 148 के अंदर। जीसी मुर्मू जी को इसका क्या बनाया गया है, नियुक्त किया गया है सीएजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया, तो अभी जब आपका किसान बिल चल रहा था तो हरसिमरत कौर बादल, क्योंकि पंजाब से इनका क्या हो जाएगा, अकाली दल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है, एक्चुअली आपका चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चारों ने मिलकर के एक समूह बनाया जिसको क्या बोला गया, क्वाड। तो न्यूजीलैंड इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गाइज 90 हो चुके हैं आपके क्वेश्चन। अब आपका आ जाएगा गाइज कौन सा, इसका पार्ट 2 जिसमें आपके रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन है। तो अभी तक आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है आपको कि नहीं इसका आंसर ये नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए। देखिए अगला है रीजन, 1 2 3 4 5 6, रीजन में कितने वर्ड हैं, 6, और यहाँ दिया है 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने हैं 8, और यहाँ दिया हुआ है 7, तो एक कम कर दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में एक कम करोगे तो सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए हुए संख्या समूह के समरूप दूसरी संख्या समूह चुने। देखो 8 से 24 कैसे बनेगा, तो 16 को ऐड किया होगा ना, और उसके बाद 24 से 32 में कितना ऐड किया, 8 ऐड किया। तो ऐसी संख्या 42 में 16 से 32 नहीं बनेगा, 14 में 16 जोड़ोगे तो 24 नहीं बनेगा, 0 में 16 को जोड़ोगे तो 16 बनेगा, और 16 में 8 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 24। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए समूह में उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से अलग है। 8 3 1 4, देखो इसमें करना क्या था, पहले 3 शब्दों को जोड़ो, अंकों को, 8 और 3 11, 11 और 1 क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया, और 12 को भी जोड़ोगे 2 और 1 3, सही है। इनको जोड़ो, 2 और 7 9, 9 और 0 9। तो देखो अगर पहले के 3 अंकों को जोड़ते हैं तो उसमें 9 आ रहा है। ऐसे इधर देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, पहले 3 को जोड़ने पर 5 आ गया। ऐसे इसको देखो 5 2 7 और 1 8, तीनों मेल खा रहे हैं लेकिन पहला वाला आपका मेल नहीं खा रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइज, ए पी आर एक्स और एस एक पंक्ति में बैठे हैं, एस व जेड मध्य में, तो एस और जेड को क्या कर दिया, मध्य में बैठा दिया। ए एवं पी छोर पर बैठे हैं, आर बिल्कुल ए के बाईं तरफ है, आर ए के बाईं तरफ है, तो ए यहाँ बैठेगा। अगर ए यहाँ है तो दूसरे छोर पर बैठेगा आपका पी। 1 2 3 4 5, बच कौन गया, एक्स आपका बच जाएगा। हमसे पूछा है पी के दाईं ओर कौन बैठा है, देखो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, डी, एक्स आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा क्या है। अगला पूछ रहा है आपसे, निम्न चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है गाइस, देखो 5 4 6 से आपका 12 बन रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, 5 को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 6 और 4 24, 5 और 4 5 को 20, ठीक है। 20 आपका क्या हो सकता है, 10 गुणा 2। अब यहाँ 10 को 2 से गुणा किया है ना, तो बचा हुआ नंबर है उसको भी कितने से गुणा कर दिया, 2 से। 6 गुना कितना हो गया आपका, 12। 7 पंचे 35 नहीं होगा क्योंकि मेरे को 10 के मल्टीपल में लाना है। 6 पंचे 30,
तो यहाँ से आप 30 को क्या लिख सकते हो, 10 गुणा 3, 10 में 3 से गुणा हुई है, तो यहाँ आप 7 में भी 3 से गुणा करोगे, 7 के यहाँ कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखो 8 को 9 से अगर गुणा करोगे, 8 नम 72 होगा, 10 में नहीं आ रहा, तो 8 को गुणा करना पड़ेगा 10 से, और 8 को 10 से गुणा करोगे तो 10 अठे कितना होगा, आप बोलोगे सर 80। 80 को लिख सकते हैं 10 गुणा 8, तो 8 है ना, तो इस 8 से किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 9 से। 8 नम क्या हो जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है गाइज, इसका करेक्ट आंसर है, जो अभी लॉजिक दिख रहा है मेरे को, और इसके अलावा कोई लॉजिक लग नहीं रहा गाइज, तो ये होना चाहिए। बाकी इसका आंसर की पे पता चलेगा, या कोई और लॉजिक लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें, कौन सा भाग छात्रों को प्रदर्शित करता है जो गायक है पर अभिनेता नहीं। देखो अभिनेता नहीं तो इतना पोर्शन काट डालो, विद्यार्थी और गायक दोनों में डी कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 68 को 130 बनाना है। अच्छा 68 को अगर आप देखोगे तो ये होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होगा 64, और उसमें हमने 4 जोड़ दिया तो 68 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं 130 मिलना है तो 130 125 के पास होता है, तो 5 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही देखो इस 350 को यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर मैं लिखूं 7 का क्यूब प्लस 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है आपका 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 350। तो एक सीक्वेंस बन रहा 4 5 और 6, तो अब होगा आपका 6 का क्यूब प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 6 6 36 6 216 प्लस 6 बराबर 222, आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 222 ऑप्शन नंबर बी आपका गाइज इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 97 के बाद 98 है गाइज आपका 200 मीटर गुणा 500 मीटर के एक सभागार में वर्गाकार टाइल लगाई जानी है। यदि 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक टाइल का मूल्य 3.50 हो तो सभागार में टाइल लगाने की कीमत कितनी होगी। तो ये बताओ, देखो पूरा सबसे पहले तो 200 मीटर गुणा 50 मीटर का क्या है, वर्गाकार टाइल लगाई जानी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 5 दूना 10, 1 2 3, 10 के पीछे 3 जीरो, ठीक है, ये आपका एरिया है। अब इसमें क्या लगनी है, जो टाइल लगनी है वो टाइल है 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ऊपर कैलकुलेशन की है मीटर में, तो अगर मैं इसे मीटर में बदलूंगा तो ये होगा 0.1 गुणा 0.1। अगर कितनी टाइल निकलनी है ये पूछता है, तो टाइल कितनी निकलेंगी, टोटल एरिया है आपका 10,000, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, आप बोलोगे सर 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट हटेगा तो ऊपर फिर से क्या लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, तो ये क्या आ गई आपकी टाइलों की संख्या आ गई, ठीक है। अगर टाइलों की संख्या निकालनी है, एरिया टोटल जो भी सभा का क्षेत्रफल है वर्ग का, उसको एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर, तो इतनी टाइलें लगेंगी। एक टाइल का मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे 3 रुपया 50 पैसे, तो टोटल टाइलों का मूल्य कितना होगा, इसे 3.5 से क्या कर दोगे, गुणा कर दो। जब 3.5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 35 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर, वेतन का 3/10 भाग मकान के किराए पर और वेतन का 1/8 भाग वस्त्रों पर खर्च करता है। अब भी उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, तो उसका वेतन कितना होगा। देखो गाइस, सिंपल क्या करना है, उसका वेतन मान लो 1 रुपये है, अगर उसका वेतन 1 रुपये है तो वो कितना खर्च कर चुका है। अगर मैं बोलूं आपसे उसने खर्च कितना कर दिया, तो आप बोलोगे 2/5 खर्च किया है, उसके बाद उसने 3/10 खर्च किया है, ऐसे ही उसने 1/8 भाग खर्च किया है, तो आपका 10, 8 और 5 का लॉसो आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 दूना 16 हो जाएगा ऊपर, प्लस 10 चको 40, 4 तिया 12 हो जाएगा ऊपर, सिंपली 8 पंचे 40, 5 एकम 5, कितना आ जा रहा है देखो, 16 और 12 को ऐड करोगे तो आप आएगा 28, 28 और 5 हो जाएगा आपका गाइज 28, 4 32 और 1 33, 33/40 वो खर्च कर चुका है। कितने में से, मैंने बोला था कि कुल कितना कमा रहा है, कुल मान लो 1 रुपया कमा रहा है,
तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं बचा कितना है तो आप एक माइनस कर दोगे, 40 एकम 40 माइनस 33, तो बच जाएगा उसके पास 7/40। उसके पास बचा है 7/40, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना बचा है, 1400 बचा है। तो 7/40 की वैल्यू 1400 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/7 गुणा 1400, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है जब बराबर के दूसरी ओर जाता है। 7 गुना 14 200, 4 गुना 8, 8 के पीछे कितने जीरो, 3 जीरो। देखो मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को केवल आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पीडीएफ में गाइस ग्रुप पे डाल दूंगा, अगर आप ग्रुप पे ऐड नहीं है तो नंबर है, मैं लिख दे रहा हूँ 8218642689 विद एनोटेशन डाल दूंगा, जो भी इसमें आंसर मैंने मार्क किए हुए, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो गाइस 64 लिखा है ना, तो ये होता है 4 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, एक किसका, 1 का क्यूब, 4 3 7 2 9 और 1 10, आ गया आंसर। ऐसे ही 125 5 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 8 होता है 2 का, 5 4 9, 3 2 5, 9 4 13 और 1 14, 216 किसका क्यूब होता है, आप बोलोगे सर 6 का, 125 होता है 5 का, 64 होता है 4 का और 27 होता है 3 का। 6 और 5 11, 4 और 3 7, 11 और 7 18 आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, विकल्पों में से वह युग्म चुनिए जो मूल शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित है। तो मतलब कौन सा समान रूप से संबंधित है ये बताना है आपको। तो गाइस देखो, निरस्ता से क्या आती है, जमाही आती है। अगर आप बोर हो रहे हो तो बोर होने पर क्या होगे, ऊबने लगोगे, जमाही आने लगेगी। पागलपन गुस्सा नहीं होगा, स्वप्न नींद हो सकता है, बेचैनी विद्रोह ये भी बेकार है, मुस्कान मनोरंजन, देखो बी या बी से एक होगा, लेकिन ज्यादा कौन सा सही लग रहा, अगर मनोरंजन है, जैसे निरस्ता है तो जमाही आएगी, ऐसे ही मनोरंजन है तो क्या होगा, मुस्कान होगी आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी पर। नींद में स्वप्न आए जरूरी नहीं है कि स्वप्न आए नहीं आए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ज्यादा करेक्ट लग रहा है मुझे। अगला प्रश्न है, को अगर 32 लिखा जाता है, सी को अगर 49 लिखा जाता है, तो सम किसके बराबर होगा। तो जी किसके बराबर होता है, देखो जी होता है 7 और ई जे ओ होता है आपका 15, तो 15 में अगर 7 जोड़ोगे तो बन जाएगा 22, लेकिन बनाना है 32, तो क्या किया होगा, 10 को ऐड कर दिया होगा। अब ऐसे ही देखो सी, तो एस होता है आपका MNOPQRS 19 हो जाएगा, एच होता है आपका GH 8 हो जाएगा, ई होता है 5, दोनों को ऐड कर दो, 8 4 12 और 1 13, 13 दूना 26, 26 और 7, 26 और 6, 26 और 6 होता है आपका 32, यही होगा ना आई थिंक। 32 से क्या बनना है गाइज, आपका 49 बनना है। तो गाइज यहाँ से कुछ बनता दिख नहीं रहा, 7 और 5 15, ठीक है, चलो कुछ देखते हैं। अगर दूसरा देखें गाइज, देखो जी जो है, अगर जी के अपोजिट देखोगे तो जी के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, जी 7 होता है तो जोड़ के 27 आना चाहिए ना, तो जी का अपोजिट वर्ड होगा 20। ऐसे ही ओ की बात करूं तो ओ के अपोजिट क्या होता है आपका गाइज, ई जे, एल होगा ना, एल, तो एल का कोडिंग होती है आपकी 12, और 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है, डायरेक्टली 32 बन जा रहा। एक बार एस का देख लेते हैं, तो एस 19 होता है तो 19 में ये आ जाएगा आपका 8, क्योंकि 19 और 8 27 होगा। ऐसे ही एच आपका कितना होता है 8, तो 8 का कितना 19 हो जाएगा। ई होता है 5, तो 27 माइनस 5 करोगे तो आएगा आपका 22 आ जाएगा। 9 2 11, 11 और 8 होता है 9, ठीक हो गया 19, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, आ गया 49 आ गया। आपको क्या करना है, इसकी उल्टी कोडिंग लिख देनी है। एस के अपोजिट होता है 8, मतलब जो नंबर होता है, ओ के अपोजिट नंबर आ जाएगा आपका क्या गाइज, 12 आ जाएगा, क्योंकि ओ होता है आपका ई जे ओ 15, और 15 में 12 जोड़ोगे तो 27। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे ही 14, और ई का अपोजिट हो जाएगा 5, तो इनको जोड़ देते हैं, 4 2 6,
6 2 8 8 8 16, ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट में 6 हो। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रेखा ए रेखा बी पर लंब और रेखा सी के समांतर है। देखो रेखा ए जो है वो बी पर लंब है, अगर ये ए है तो ये ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे मतलब लंब है, और सी के समांतर है, और मतलब पहली वाली ए सी के क्या है, समांतर है। ये नीचे वाली रेखा क्या है, ये बी है। रेखा डी ई एवं एफ दोनों पर लंब है। डी जो है वो ई और एफ दोनों पर लंब है। रेखा ए रेखा ई पर लंब है। रेखा ए जो है ये कोई तीसरी रेखा है, इस ई पर क्या है, लंब है, ये ई बन चुकी है। और हमसे बोला है ई एवं एफ दोनों पर डी लंब है। डी ई और एफ पर लंब है, तो ई ये हो जाएगा और ये बन जाएगी डी, तभी तो लंब होगी ना। ई और एफ पर भी है, तो एक रेखा एफ कहीं ऊपर जा रही होगी, वो ऐसे होगी। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ए बी एवं सी समांतर है। देखो ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पर है ना, तो समांतर है, बिल्कुल सही है। सी डी और एफ समांतर है। सी डी तो समांतर है लेकिन एफ समांतर नहीं हो सकती, गलत हो गया। सी ए पर लंब है, सी ए पर लंब नहीं है, ये समांतर है। बी और ई समांतर है, बी और ई समांतर नहीं हो सकती, वो लंब होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि 4 उनका एक अंक भी हो। मतलब क्या कहना चाह रहा, एक 4 हो जाएगा जो 4 से विभाजित है और 4 भी आ रहा। ऐसे ही अगला नंबर देखोगे 12 नहीं बोलोगे, 8 भी नहीं बोलोगे आप, ठीक हो गया। फिर अगला कौन सा आएगा, 4 के बाद आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो क्यों क्या कह रहा है, 100 के मध्य में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो बल्कि 4 उनका एक अंक भी हो। फिर अगला देखोगे तो अगला कौन सा आ जाएगा, जैसे 44 आ जाएगा, 48 आ जाएगा आपका, इस टाइप से बता। तो टोटल आप काउंट करोगे तो कितने आ रहे होंगे, 7 आ रहे होंगे। अगला है वर्तमान में x की आयु y की आयु से दोगुनी है। तो x की जो आयु है वो y की आयु से दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व x y से 3 गुना बड़ा था। अब ये बताओ 3 साल पहले x की आयु होगी x माइनस 3 और y की आयु होगी y माइनस 3। ये क्या था बोल रहा है, x y से 3 गुना बड़ा था, तो 3 गुना बड़ा कर दिया। हमें क्या निकालना है, x की आयु। देखो x की वैल्यू 2y है ना, रख दो यहाँ, 2y माइनस 3 बराबर, ये 3 की गुणा y से करोगे 3y, 3 की गुणा 3 से करोगे तो आ जाएगा आंसर 9। 2y यहाँ है, 3y यहाँ है, तो इसको इसके पास ले जाओ, 3 में से 2 घटाओगे तो y, ये माइनस 9 इसके पास आएगा, माइनस 3 प्लस 9 तो 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 साल। अगर y 6 साल का है तो x कितने का होगा, 6 दूना 12, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना को जोड़ने पर, देखो माना संख्या x है, उसी संख्या का 13 गुना जोड़ रहे, तो संख्या का 13 गुना 13x जोड़ने पर आंसर कितना आता है सर, 112 आता है। 13 और एक आ जाएगा 14x बराबर 112। 14 के अगर पहाड़े आते हैं तो आंसर कर दोगे 14 अट्ठे 112 होता है, 8 चौको 32, 8 का 9 10 11, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गाइज, देखो 106 क्वेश्चन कर चुके हैं गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी आपको जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम आ रहे हैं वो डेली एमसीक्यू मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है गाइज 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड हो, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ बाई गुड बुक्स हो। तो आपको बताना है आर का कोड। देखो आर कहाँ है, सबसे पहले ये देखो, बुक्स और ओल्ड के साथ है। बुक्स कहाँ है, बुक्स पढ़ रहा है आपका इसमें, तो इसमें और इसमें कॉमन अंक देखो 378 378, तो 3 चला जाएगा बुक्स के पास। अगला देखो ओल्ड, ओल्ड है इसके पास, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर 5, तो ये जो 5 है किसके साथ चला जाएगा, ओल्ड के साथ, तो बच क्या गया, बच जाएगा आपका 2
तो 2 कोड किसका हो जाएगा? आपका ओल्ड का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। आर का कोड क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपका मुंह उत्तर पूर्व की ओर हो, देखो मुंह कहाँ है? उत्तर पूर्व। दिशाओं को ड्रॉ कर दो। उत्तर पूर्व यहाँ बनेगा और मैं इसी दिशा में 10 किलोमीटर चला गया, फिर उसी दिशा में चले बाएं मुड़कर, यहाँ से अगर मैं बाएं मुड़ेंगे गाइस तो बायां कहाँ होगा? आपका इस साइड में हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट इस साइड होगा। तो आप इधर को आ जाते हो और कितना आते हो? 7.5 मीटर चले जाते हो। अब पूछ क्या रहा है? तब आप हैं प्रारंभिक स्थिति से बोल रहे हैं। देखो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में होगे आप? ऊपर की दिशा में होगे, और ऊपर की दिशा कौन सी होती है? उत्तर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक स्थिति से 12.5 मीटर उत्तर में। अच्छा 12.5 कैसे आएगा? तो यहाँ पाइथागोरस लगा देना, 10 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या कर दोगे? ये क्या होता है? देखो हमें निकालना है ये, तो अगर निकालना हो आपको, देखो कैसे निकाल सकते हो गाइस। 10 यहाँ चला है, फिर ये एक्चुअली ऐसे बनेगा। ये जो डायग्राम है, पहले आप कहाँ चले हो? देखो पहली पोजीशन हमने ये चली 10, उसके बाद दाएं, जब बाएं मुड़ रहे हो तो बाएं में चलोगे ऐसे, और कितना? 7.5 मीटर, तो आप पहुंचोगे यहाँ। तो ये आपका अब हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर करोगे तो तब आपका आ जाएगा। देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 7.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 8 सते 56, 56.25, दोनों को जोड़ लो तो ये आ जाएगा आपका 156.25, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा 12.5 मीटर उत्तर। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था, 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? देखो 17 दिसंबर 2002 से सबसे पहले आप जाओगे 2003 में, फिर कहाँ जाओगे? 2004 में। तो 2002 से 2003 में जब जाओगे तो कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे? 1 दिन। लेकिन जब 2003 से 2004 में जाएंगे तो कितने दिन आगे बढ़ेंगे? 2, क्योंकि यहाँ देखो 17 दिसंबर से जा रहे हो, 17 दिसंबर 2003 से 17 दिसंबर 2004, और 2004 लीप ईयर होता है, तो हम 3 दिन आगे बढ़ गए। फिर अब मुझे पता चल गया 17 दिसंबर 2004 को दिन जो होगा, ऑड डे 3 आ गए तो 3 दिन आगे बढ़ा दो। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा आपका? रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो इस दिन क्या हो जाएगा? मंगल होगा। आपसे पूछ कब रहा है ये देख लो, आपसे पूछ रहा है 22 को, तो 17 को अगर मंगल है, आपसे 18, 19, 20, 21 और फिर क्या पूछ रहा? 22। तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, रविवार आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला है, x सप्ताहों और x दिनों में कुल कितने दिन होंगे? देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, तो 7 सप्ताहों में कितने दिन होंगे? आप बोलोगे सर 7x हो जाएंगे। एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, तो एक सप्ताह में दिन 7, 7 सप्ताह में 7 गुणा 7, x सप्ताह में 7x प्लस x दिनों में, तो दिन कितने हैं? x दिन है, तो 7x प्लस x, आंसर कितना आ जाएगा? 8x आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं एवं अभियंताओं के मध्य संबंध को सबसे सही तरह से दर्शाता है? देखो ये आपकी क्या आ जाएंगी? सारी माता आ जाएंगी, और सारी माता होती क्या है? वो होती है महिलाएं, और इन महिलाओं में से कुछ अभियंता महिलाएं होंगी, कुछ पुरुष होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट के अंतर में होती हैं? अगर हम बात करें, देखो ये घड़ी है, घड़ी में एक सुई अगर 12 पर है, एक सुई 1 पर है, तो दोनों में कितने का अंतर होता है? आप बोलोगे सर 30 डिग्री का, और समय में कितने का? 5 मिनट का। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। कितने मिनट का अंतर है? 3 मिनट का। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 मिनट में कितने का कोण बनेगा? आप बोलोगे 6 तियां 18 डिग्री का कोण बनेगा।
तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय 18 डिग्री का कोण बनेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्लॉक का गाइज, याद रखना 30H, नीचे नहीं होगा, लास्ट पेज। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, 30H माइनस 11/2m इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। थीटा की वैल्यू एंगल कितने डिग्री का है, आप बोलोगे 18 डिग्री का, बराबर 30 गुणा H, तो ये हो जाएगा 30 गुणा H की वैल्यू कितनी है, 5 से 6 बजे के बीच में 5 बजकर कुछ मिनट हुआ होगा, तो 5 रखना है, माइनस 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी है गाइज आपकी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको ले जाओ इधर, तो आंसर आ जाएगा आपका मिनट बराबर 5 या 15, 150 में से 18 को घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 150 में से 18 घटाना है, तो ये होगा कितना आपका 132। 11/2 m के साथ था, यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा 2/11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 12 दूना 24। आंसर क्या आ जाएगा, 5:24। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 1:3 है, तो आपको क्या कर देना है, देखो 1/b का वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 1:3, तो आप इसे मान लो x/3x मान लो। 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद दोनों में 8 को ऐड कर दो, रेशियो कितना हो जाता है 1/2, 2 की गुणा x से करोगे x, 3x की गुणा 1 से करोगे 3x, 3x में से 2x को घटाओगे तो आंसर आएगा x बराबर 8 दूना 16, 8 एकम 8, 16 माइनस 8 कितना होता है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, 8 आ गई। अगर x 8 है तो हमसे पूछ क्या रहा है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। x अगर 8 है तो a की एज कितनी होगी, देखो a x था ना, तो 8 वर्ष होगी। ऐसे ही b की एज 3x थी, तो 8 3 24 साल होगी। अब ये बताओ, अगर मैं इसमें 4 घटा दूं, इसमें भी 4 घटा दूं, तो 8 माइनस 4 4, 24 माइनस 4 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना अनुपात आ जाएगा 1:5। मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो थी वो अनुपात कितना होगा, 1:5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रेणी में कौन सा अगला पद आता है, तो अगला पद देखो ई के बाद एफ के बाद जी, एक अक्षर छोड़ दिया एच के बाद 2 छोड़ दिए आई जे के, अब 3 छोड़ दो, एल एम एन को छोड़ दोगे तो ओ आएगा, बीच में ओ केवल सी में है और बी में है। ऐसे ही देखो एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो पहला अक्षर देखो एस के बाद क्या आता है आपका पी क्यू आर एस टी यू, टी को छोड़ दिया, फिर यू के बाद वी को छोड़ के डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू के बाद एक्स को छोड़ के वाई, तो एम एन ओ पी क्यू आर, देखो क्यू के बाद आर को छोड़ दोगे और क्या आ जाएगा एस। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये हो गए 114 के बाद अभी और होंगे, आई थिंक 6 क्वेश्चन और होंगे 115 वाली सीरीज। तो वीडियो को गाइज जल्दी से लाइक कर दो और जिसका भी एग्जाम है वो शेयर कर दो, जिससे उनको आंसर का क्या है पता हो सके। लगभग सभी आंसर आई थिंक ये सारे के सारे क्या होंगे, ये आपके करेक्ट होंगे। अगला है गाइज, मेघा का 51 विद्यार्थियों की कक्षा में 21वां स्थान है, उनका नीचे की ओर से कौन सा स्थान है। देखो मेघा का 51 विद्यार्थी में अगर हम बात करें ऊपर से, ये मेघा है, ऊपर से ये 21वें नंबर में है, तो ये बताओ 51 में से 21 घटाओगे तो ये आ जाएगा 30। 30 लोग इसके नीचे हैं, अगर 30 लोग इसके नीचे हैं तो इसकी रैंक कौन सी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 31। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं, सरला चित्रा से ऊपर लेकिन डेजी से नीचे है। देखो सरला इससे ऊपर है, चित्रा से तो ऊपर है लेकिन डेजी से नीचे है। विम्मी सरला एवं चित्रा के बीच में है, सरला एवं चित्रा के बीच में कौन है, विम्मी है। फिर कह रहा है डेजी अनु व सरला के मध्य में है, सरला ये है और अनु के मध्य में डेजी। सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है, तो अनु सबसे ऊपर आ रही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। अगला है, निम्न श्रृंखला में कौन सी आकृति अगली होगी। अगली आकृति पूछ रहा है,
देखो हो क्या रहा, ये जो डॉट है ये अगले में यहाँ आ गया, फिर अगले में यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो आप कहाँ आएगा, ये इधर आ जाएगा। फिर इस जीरो को देखो, ये जीरो इधर चला गया, फिर ये जीरो इधर आ गया, फिर ये जीरो इधर आया, फिर ये जीरो इधर आ जाएगा, तो इधर जीरो आना चाहिए। बाकी सब तो है ना, जीरो से पहले प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, तो जीरो से पहले प्लस, जीरो से पहले प्लस। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है गाइज, निम्न को एक तार्किक क्रम में लिखिए, ताला, दरवाजा, चाबी, स्विच खोलना और कमरा। तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर देखें चाबी, चाबी से क्या खोला जाएगा, ताला खोला जाएगा। जब ताला खुल जाएगा तो दरवाजा खोलोगे, तो 3 1 2, 3 1 2 ये मिल गया, 5 4। उसके बाद कमरा खोलोगे, कमरा खोलने के बाद लाइट का स्विच ऑन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है, लेखक ज्ञानी लोग होते हैं। तो लेखक ज्ञानी लोग होते हैं मतलब सारे के सारे जो लेखक हैं वो क्या हैं, आपके ज्ञानी हैं, तो ये बन जाएगा। फिर कह रहा है कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं, ये चिकित्सक और कुछ क्या बना दिए, लेखक बना दिए। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं। देखो कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं, ये भी लेखक, अच्छा ये चिकित्सक होगा, तो फिर से बिल्कुल है ना, देखो ज्ञानी और चिकित्सक आ रहे हैं, बिल्कुल सही। कुछ ज्ञानी चिकित्सक होते हैं, ज्ञानी भी चिकित्सक हैं, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है गाइज, दो रेलगाड़ियां प्रत्येक 120 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 मीटर प्रति मिनट तथा 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। जब भी ट्रेनें आपस में विपरीत दिशा में आती हैं तो हमेशा उनकी जो चाल होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। और समय बराबर होता है आपका, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी कितनी है, 120 मीटर। दो रेलगाड़ियां प्रत्येक 120 मीटर बोला है, तो देखो पहली भी 120 मीटर, दूसरी भी 120 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 240 मीटर दोनों लंबी है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो चाल होगी, चाल मैंने बोला जुड़ जाती है, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौको 24। जो क्रॉस होगी ना, पूरी क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का टाइम लगेगा। याद रखना, अगर 120 से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 2 और वो हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि रेलगाड़ियां क्या होंगी, देखो ये रेलगाड़ी 120 मीटर की, ऐसे ही ये रेलगाड़ी ये भी 120 मीटर, ये दोनों क्रॉस करेंगी ना, तो 120 मीटर ये भी जाएगी, 120 मीटर ये भी आगे बढ़ेगी। तो गाइज भाग 3 है आपका ये हिंदी का। ठीक है, कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है। देखो पुष्कर, तामरस और नीरज तीनों आपके पर्यायवाची हैं, लेकिन तारकेश क्या है, पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी गलत है। सहस्त्र, अहिल्या, अधीन, अंतर्ध्यान। देखो अंतर्ध्यान सही है, अधीन भी सही है, अहिल्या, सहस्त्र, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका ना। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला ऊषा गलत लिखा हुआ है, ऊषा केवल ऐसे लिखा जाएगा। सन्यासी में बिंदु भी होता है, नौ भी बिल्कुल सही है। अनुग्रहित, ये ग्रह और छोटा मतलब ग्रह गृह होगा। ठीक है, व्यवसायिक नहीं होता, क्या होता है, व्यावसायिक होता है। तो ये आगे भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना आप। निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है। संग्रहित, संयत, क्षम्य या कोचवान। तो क्या हो जाएगा, कोचवान आई थिंक विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। आंखों से आंसू बहने लगा। आंसू जो है ये क्या है, आपका बहुवचन है, तो आंसू बहने लगे, ये गलत हो गया। अच्छा वाक्य गलत है बोल रहा है, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। मैं प्रातः टहलता हूँ, उसके प्राण उड़ गए, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। दही बहुत खट्टी है, गलत है। दही बहुत खट्टा है, क्योंकि दही आपका पुल्लिंग शब्द है। दही कैसा शब्द होता है, पुल्लिंग होता है, बहुत पूछता है। मेरी कोट फूटी
चोटी पर टंगी है। मेरी कोट नहीं होता है। कोट कैसा शब्द है? पुल्लिंग, तो आप बोलोगे मेरा कोट। मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ। मैं बाजार अवश्य जाना है। मुझे बाजार अवश्य जाना है। मैंने बाजार अवश्य नहीं, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? हय, बाजी, सैंधव या फिर गयंद। पहले के तीनों हैं। गयंद किसका होता है गाइज? गज। और गज किसको बोलते हो? हाथी को बोला जाता है। अगला है, चमत्कार विशेष से बनने वाला विशेषण शब्द होगा। तो चमत्कार से कहते हो ना, वह चमत्कारी पुरुष है बहुत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम धूम्र, जुनहाई, कान्हा या फिर आपका रात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका? देखो, कान्हा तद्भव है, ये कृष्ण से बना हुआ है। ऐसे ही रात किससे बना हुआ है? रात्रि से बना हुआ है। रात्रि मतलब आपका कैसा शब्द होगा? आप बोलोगे ये तत्सम शब्द हो जाएगा आपका। ऐसे ही जो जुनहाई है गाइज, ये क्या होता है आपका? ज्योत्सना होता है। ठीक है, मतलब ज्योत्सना का पर्यायवाची। धूम्र तत्सम शब्द है बोल रहा है, बिल्कुल सही। धूम्र से क्या बनेगा आपका? धुआं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म विशेष विशेषण का सटीक उदाहरण होगा? गाइज आई थिंक ये वाला जो है आपका क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जैसे पीडीएफ भेजी है बच्चों ने, उसी से मैं बना रहा हूँ इसको। कुंभ, कुम्हार, स्वर्ण, स्वर्णिम, सटीक उदाहरण की बात कर रहा। भला भलाई, देखो कुंभ कुम्हार तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। भला भलाई ये भी नहीं होगा। घर घराना नहीं, घर से घरेलू बनता, ये हो सकता था अगर यहाँ क्या लिखता? घरेलू बनता। स्वर्ण स्वर्णिम आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत के संविधान की, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, तो अब आपको करना है 130 131 करना। 131 है गाइज, प्राज्ञ ऐतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही वाक्य होगा। तो प्राज्ञ ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास से पहले का समय। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? स्वल्प का मतलब भी कम होता है आपका। अल्प का विलोम क्या होगा? बहु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। प्रवतस्य पतिका निम्न में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? देखो, प्रवतस्य लग जाएगा तो हमेशा जाने वाले की बात होती है। तो जिसका पति प्रदेश जाने वाला होता है उसे सी। अगर आने वाला है पति तो इसे आगतस्य पतिका कह दोगे। ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न विलोमार्थी युग्म में कौन सा शब्द सही है? देखो, दयालु का अदयालु गलत है। सशंक का निशंक सही है। सम विषम विषम गलत लिखा हुआ है। संपन्न और विपन्न, देखो संपन्न और विपन्न भी ऐसे ही होता है, बट अगर राइट देखें तो नौ में ही क्या किया जाता है? नौ को मिलाया जाता है। और सशंक निशंक भी, इसका दोनों करेक्ट आंसर है गाइस। बी भी और डी भी आपका करेक्ट होगा, लेकिन बी ज्यादा सही है। अब देखो आयोग आपका आंसर क्या देता है। अगला है, सव्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश कौन सा है? देखो, सव्यसाची का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर ले, और दोनों हाथों से काम करने वाला सव्यसाची ये आपका अर्जुन का पर्यायवाची भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से तीर चला सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? दाएं हाथ से तीर नहीं, बाएं हाथ से तीर का साधन ये नहीं, दाएं दोनों हाथों से तीर चला सकने वाला। ऑप्शन नंबर डी। पर्यायवाची किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची होता है। अगला है आपका, सानुनासिक का सही विलोम है। तो सानुनासिक का विलोम होता है निरुनासिक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उर्वर शब्द का विलोम। देखो, उर्वर मतलब उर्वरता, ऊसर मतलब जो उर्वरता नहीं रखता। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही अगला है, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? अभ्यारण्य गलत। अभ्यारण्य में भाव क्या होता है आपका? कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति सही हो सकता है। अहोरात्र, अधोपतन, अधोपतन भी नहीं होता है, अधःपतन होता है आपका। ठीक हो गया। ऐसी अतिशयोक्ति भी नहीं होगा, यहाँ पूरा 100 होता है अतिशयोक्ति में, पूरा का पूरा 100 आएगा। अहोरात्र आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है गाइज, मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं, मैं विशेष विशेषण है। तो मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं। अब इसमें बात क्या समझ नहीं आ रही? देखो, अगर विशेषता की बात करें
तो विशेषण तो बहुत हो जाएगा। विशेष्य की बात करो तो विशेष्य किसकी विशेषता बताई जा रही है? मूर्ख व्यक्ति की, तो बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होना चाहिए। जब विशेष्य विशेषण जो विशेष्य की भी विशेषता बता रहा हो, अगर ये है व्यक्ति कैसा है? मूर्ख व्यक्ति है, तो ए आई थिंक इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विशेष्य अगर पूछता केवल तब हम बोलते व्यक्ति है, विशेषण बोलता तो आप बोलते बहुत है। विशेष्य विशेषण जो विशेषता बताता हो विशेष्य की, तो विशेष्य की विशेषता मतलब व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो क्या करेक्ट आंसर। दिया सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? तो गाइस दिया सलाई तद्भव है और दीप सलाका क्या है? इसका तत्सम रूप है। ये हो गए हमारे 140। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं गाइस। नेक्स्ट है आपका प्रतीप का सही पर्याय है, मतलब प्रतीप का मतलब क्या होता है आपका? किसी का विरोध करना, मतलब किसी के खिलाफ जाना, तो ऑप्शन नंबर ए विरुद्ध हो जाएगा आपका। अगला, निम्न तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा अशुद्ध है? हरिद्रा, हल्दी, बिल्कुल सही है, हल्दी तद्भव है और ये तत्सम है। श्रावण का सावन, ये भी सही है। रानी का रानी गलत हो गया। सूचिका का सुई, ये भी सही है। देखो रानी नहीं होता है, क्या होता है? रागी होता है, ठीक है, रागी, ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा? देखो कलब जो होता है ना, ये दो लोगों के जो छोटे बच्चे होते हैं उसे कहा जाता है। हाथी के बच्चे को भी कलब कहा जाता है और ऊंट के बच्चे को भी क्या कहा जाता है? कलब कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? अरण्य मतलब होता क्या है? जंगल होता है, तो आपका विपिन भी है आपका जंगल का पर्यायवाची, कांतार भी होता है, अटवी भी होता है, लेकिन पांतार नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्यों के लिए अशक्य शब्द प्रयोग तो होता है। अशक्य मतलब असाध्य भी बोला जाता है इसे, और असाध्य किसे कहते हो? जिसे साधा ना जा सके या जिसे किया ना जा सके, तो ऑप्शन नंबर सी, जिसको नहीं किया जा सकता। अशीति निम्न में से किस शब्द का तत्सम है? तो अशीति 80 से मिलकर के बना है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है? तो गाइस उपाध्याय जो होता है ये ओझा से है, ठीक है, ओझा से क्या बना आपका? उपाध्याय बना है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आहूत का सही विलोम है, तो आहूत का अनाहुत होता है, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। कौन सा मुंह लेकर जाऊं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो कौन सा मुंह, अगर आपका कौन सा आ गया है तो परिमाण की बात चल रही होती है, और परिमाण में भी अनिश्चयवाचक परिमाण, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा चांद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? द्विजराज चंद्रमा को कहते हैं, पूषा भी कहते हैं, अमृत निधान भी कहते हैं, लेकिन जो तारकेश्वर है गाइज, ये किसका पर्यायवाची होता है? शिव का पर्यायवाची होता है। तो ये थे हमारे गाइज पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन। पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो नहीं कनेक्ट है नंबर है 8218642689। तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हमने एक ही साथ कलेक्ट कर लिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा हो सकती थी मैंने आपको दे दिया गाइज। कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हो किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उत्तराखंड के जितने वीडियोज है गाइज चैनल पे ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। एमसीक्यू की सीरीज आपको क्या होती है मिलने को ईयरली, देखो पूरा एक ईयर मैंने जो कोर्स बनाया हुआ है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये कंप्लीट पूरी करवा दी है आपकी। अब एमसीक्यू जितने भी हैं 60 ही एमसीक्यू के पार्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं चैनल में, वो आप कर सकते हो। और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और ये है वो मैं उनको क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।